नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अफसर और मैं हूं सुंदर सोलंकी। आपका अफसर में आज बात होगी डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा जी के बारे में, जो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही है कि बड़ी जिम्मेवारी है और काफ़ी लंबे समय से ये जो एक कहिए कि एक बीज था, पौधा बन गया है। तो ये जो सफ़र है और ख़ासकर इसमें जो बदलाव आप लाए हैं, यहाँ तक जो रहा है अब तक का, उसके बारे में बताइए। जी धन्यवाद सोलंकी जी, और हर खबर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने गुरुग्राम विश्वविद्यालय को चुना इस विषय के बारे में। गुरुग्राम विश्वविद्यालय, मुझे इसका जो दायित्व है वो 2018 में मिला था जी, और 2018 से लेके 21 तक की यात्रा बहुत सुखद, बहुत अच्छी और उन्नति वाली रही है। मैं सबसे पहले तो हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया। एक नया विश्वविद्यालय था, जिस दिन मैं आया था हमने रेस्ट हाउस से इसे शुरू किया था। रेस्ट हाउस के बाद जिस परिसर में हम बैठे हैं, यहाँ पर 2 कमरे हमें दिए गए थे, फिर पूर्ण इस बिल्डिंग का और फिर साथ में नए परिसर का निर्माण। और सबसे बड़ी बात कि एकेडमिक एक्टिविटीज़ हमने पहले साल में ही शुरू कर दी और 28 कोर्सेज अब हम यहाँ पर रन कर रहे हैं। वैसे तो 76 संबंध महाविद्यालय हैं, परंतु उनमें से अभी 33 ही हमारे साथ हैं, बाकी भी धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। परंतु मेरा ये मानना है कि हरियाणा की सरकार ने, मौजूदा सरकार ने एक अवसर गुरुग्राम और मेवात के लोगों को दिया, एक सुविधा दी यहाँ के लोगों को, क्योंकि पहले यहाँ के जितने भी महाविद्यालय हैं वो सब महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से संबंध थे। तो छोटे छोटे कार्यों के लिए लोगों को इतनी दूर रोहतक जाना पड़ता था, परंतु अब उनके ज़िले में ही ये विश्वविद्यालय बनने से निश्चित तौर पे उन्हें काफ़ी आसानी हुई है। और छोटे थोड़े महाविद्यालय हमारे साथ होने की वजह से हम उनका प्रशासन भी ढंग से चला सकते हैं, उनको निर्देशन भी ढंग से दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पे अब इस विश्वविद्यालय के साथ 3 साल में 0 से शुरू होकर लगभग 30,000 विद्यार्थी हमारे साथ हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। खासकर कॉलेज की बात करें, चाहे वो मेवात के कॉलेज हैं और कितने सारे कॉलेज। गुरुग्राम और मेवात 2 जिले ऐसे हैं जिनमें जो भी महाविद्यालय हैं वो हमारे विश्वविद्यालय से संबंधित है। एक बड़ी चीज़ आती है सर कि ये लगातार एजुकेशन पॉलिसी भी क्योंकि नई बनाई गई कि रोजगार परक होनी चाहिए। अब ऐसे कोर्सेज की बात करें तो वो कितने कोर्सेज है और वहाँ क्या स्थिति है? हमने लगभग सभी को रोजगार परक बनाने की कोशिश की है, चाहे वो मैनेजमेंट के कोर्सेज हों, चाहे फिजियोथेरेपी है, जैसे आने वाले समय में सबसे ज़्यादा डिमांड किसी कोर्स की बढ़ने वाली है। फार्मेसी, जिसमें हम पीएचडी तक डिग्री दे रहे हैं, फार्मेसी की डिमांड कभी भी पूरे विश्व में पूरी होने वाली नहीं है। इसी तरीके से जितने भी हमने कोर्सेज यहाँ पर शुरू किए, चाहे पब्लिक पॉलिसी को लेकर, सरकार की पब्लिक पॉलिसी बनाती है, वो लोगों तक नहीं पहुँचती है, उनको कैसे पहुँचाया जाए, इस पर भी शोध के कार्य। और हमने सबसे बड़ी बात ये रखी कि डिग्री हमें जीविका तो दिलाती है, पर जीविका के साथ साथ जीवन कैसे बने ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमने बच्चों में जो मॉरल्स की एजुकेशन है, एथिक्स की एजुकेशन है, वैल्यूज़ की एजुकेशन है, हमारे भारतीय संस्कारों की एजुकेशन है, जिनकी चर्चा आज पूरा विश्व कर रहा है और पूरा विश्व उन्हें अपनाने के लिए तैयार है, तो हमारे बच्चों को भी देने का हमने प्रयास किया है। हमने अपने विश्वविद्यालय के प्रांगण को भी ऐसा बनाया है कि ताकि बच्चे आते जाते भी कुछ ना कुछ सीख पाएं। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। मैंने देखा कि आपके कक्ष हैं वो भी महापुरुषों के नाम से अलग अलग तरह का, इस तरह का। मान लो कोई बच्चा पढ़ेगा तो उस महानुभाव के बारे में जानने की कोशिश भी करेगा, चाहे गूगल करके देख ले, कुछ तो देखेगा, और अगर देख लेगा और उनका एक भी शब्द अपने जीवन में ढाल लेगा तो उसका जीवन बदल जाए। निश्चित रूप से महापुरुष हमारे लिए बड़ी प्रेरणा होते हैं और स्टूडेंट्स के लिए तो प्रेरणा परम आवश्यक चीज़ है। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके कार्यक्रम इस तरह के देखे हैं कि आप समय समय पर जो छात्रों को जो ज़रूरत होती है कि एक एग्जाम्पल सेट करने की, वो एक बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा सर बात करें कि आपकी यूनिवर्सिटी, क्योंकि जो एक विशाल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है और उसकी बीच में भी काफ़ी चर्चा रही कि उसका जो आकार है वो भी एक गणेश के। जी, अगर आप सैटेलाइट से उसे देखेंगे तो पूरी गणेश की आकृति जैसा विश्वविद्यालय दिखाई देगा। और हमने गणेश जी की आकृति में भी ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई बिल्डिंग कहीं बना दी है। जैसे उनके कान हैं तो वहाँ पर ऑडिटोरियम है, उनकी आँखें जहाँ पर हैं
तो वहाँ पर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो है वो विजन से संबंधित है। जी। तो इस ढंग से हमने हर चीज़ को हर जगह पर सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि उसमें कोई ना कोई मैसेज छुपा है, हिडन मैसेज छुपा है। आप हमारे विश्वविद्यालय का लोगो भी देखें, लोगों में भी हमने तमाम वो चीज़ें डाली हैं जिससे बच्चे कोई ना कोई प्रेरणा ले। जैसे दिया सबसे ऊपर है, तो अप दीपो भव की भावना से कि अपने दिए स्वयं बनो। यदि आप जागृत हैं तभी आप पूरे विश्व को जागृत कर सकते हैं, समाज को जागृत कर सकते हैं। तो इसलिए हर चीज़ में हमने प्रेरणा देने का प्रयास किया है। गुरु की नगरी है तो हमने उसमें एकलव्य को भी समाहित किया है, हमने धनुष विद्या को भी समाहित किया है। तो यानी प्रत्येक चीज़ में, चाहे वो हमारा लोगो है, चाहे वो हमारी बिल्डिंग है, चाहे वो हमारे कक्ष हैं, हमने कहीं ना कहीं मीनिंगलेस कोई भी चीज़ नहीं रखी है, हर चीज़ मीनिंगफुल है। अब हम ये नहीं चाहते कि बच्चे गा से गधा ही रखे। बिल्कुल ठीक बात है, ये बहुत पुरानी बात हो गई। और दूसरी बात क्या है कि जो आप संस्कार, जो मॉरल एजुकेशन की बात है, वो भी मतलब आज के दौर में बड़ी छूटती सी जा रही है। इंसानियत, मैंने आप ही को सुना है कि डॉक्टर हम बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, इंसान नहीं बना रहे हैं, वो जो स्थिति है। और उसे लेकर और किस तरह के प्रयास हैं कि लोगों में जो नैतिक मूल्य हैं उनके प्रति भी जागृति बनी रहे, उनको भी जीवन में लेकर आए। आप देखेंगे गीता, जिसे पूरा विश्व एक प्रेरणा पुस्तक के रूप में जानता है, महात्मा गांधी ने भी कहा कि इट इज़ द बेस्ट मोटिवेशनल बुक वन कैन एवर हैव, एंड इट इज़ माई बुक ऑफ आंसर्स, उन्होंने कहा। तो हमने गीता का एक शोध संस्थान बनाया जियो गीता के साथ मिलकर, जिस पर नित्य रूप से हम बच्चों को जो भी श्लोक किसी ना किसी ढंग से मोटिवेट करते हैं। हमने गीता को अपनाने का प्रयास अपने साइकोलॉजी में किया, तो गीता इज़ द बेस्ट साइकोलॉजिकल बुक। पॉलिटिकल साइंस में करने का प्रयास किया, तो गीता इज़ प्रॉबेबली द बेस्ट ट्रीटी ऑन पॉलिटिक्स। सोशल साइंसेज में गीता, मैनेजमेंट में गीता, हॉस्पिटल्स में गीता। तो इस ढंग से मतलब हमने प्रयास किया कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से कोई ना कोई प्रेरणा बच्चों के अंदर जागृत हो। देखो, बच्चों में एनर्जी तो वही है, सब बच्चों में एनर्जी है। अब हम उस एनर्जी को ऊपर की तरफ ले जाएं अपनी उन्नति के लिए, या नीचे की तरफ ले जाएं अपनी अवनति के लिए, तो ये हमारा जो है हमें देखना है कि भी उस ऊर्जा को हम बच्चे की किस तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। तो प्रयास यही है कि बच्चों की ऊर्जा जो है वो ऊपर की तरफ चले। ऊपर की तरफ चलेगी तो निश्चित रूप से वो अपने आप को अच्छे कार्यों में लगाएंगे। अच्छे कार्यों से अभिप्राय सद कार्यों से, समाज की सेवा, समाज में जितने भी कुरीतियाँ उनको दूर करने का काम। हमारे बच्चे भी निरंतर रूप से आसपास के गाँव में संपर्क में रहते हैं। आसपास के, जैसे कोविड आया तो हमने अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से, आप भी जानते हैं, आप भी उसमें हमारे साथ सम्मिलित थे, उस मुहिम में एक सुकून हेल्पलाइन चलाई, जिसके माध्यम से लाखों लोगों को जो उस समय मानसिक पीड़ा थी, उस मानसिक पीड़ा को दूर करने का बातचीत के माध्यम से, कंसल्टेशन के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया। यानी इस ढंग के एक्सपेरिमेंट हम करते ही रहते हैं। जैसे उस समय आप देखेंगे कोविड में वेंटिलेटर्स की कमी आई, वेंटिलेटर्स आ गए, आईसीयू बन गए, परंतु फिर वहाँ पर जो कुशल नर्सेज थी उनकी कमी पड़ी। तो हमने 5000 नर्सेज को एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के साथ और उनकी इंटरनेशनल सोसाइटी के साथ मिलकर उनको आईसीयू की ट्रेनिंग ऑनलाइन दी। 5000 नर्सेज को कोई छोटा कार्य नहीं था, ताकि वो कहीं ना कहीं आईसीयू में जाकर लोगों की सेवा कर सकें। आपके माध्यम से हमने पीपीई किट डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया था, और भी जो चीज़ें उस समय मूल रूप से जो सुविधाएं नहीं थी, उस समय न ग्लव्स थे, न सैनिटाइजर्स थे, न पीपीई किट्स थी। जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो हमने मास्क, हमारे बच्चों ने सिले घरों में जाकर अपने सिलाई मशीन से बच्चे बना बना के लाते थे, भेजते थे हमें, कभी 10 भेजे, कभी 20 भेजे, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूशन का काम हम करते थे। तो यानी कुछ ना कुछ ऐसे प्रयोग, ताकि बच्चा समाज के साथ जुड़ा रहे जिस समाज से वो आया है, और उस समाज की संवेदनाओं को, उस समाज की भावनाओं को वो बच्चा अपने अंदर समाहित करे, ताकि उसके अंदर से एक अच्छा इंसान निकल कर आए मानवता की सेवा के लिए। इस ऐसे कार्य को करने का प्रयास हमने किया। वीसी सर ने बड़ी अच्छी बात बताई, जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि हम जो प्रोफेशनल पैदा कर रहे हैं, लेकिन उस प्रोफेशनलिज्म के साथ होनी चाहिए कि इंसानियत भी होती है, मानवता भी होनी चाहिए कि आप इंसान होने की। और ये यूनिवर्सिटी में लगातार, चाहे वो संस्कार की बात हो
चाहे संवेदनाओं की बात हो, ये लगातार सिखाई जाती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि वीसी साहब एक शिक्षाविद के अलावा एक अच्छे राइटर भी हैं और ऐसे डॉक्टर हैं जिन्हें लाखों लोगों को रोशनियां दिए हैं, उनकी ज़िंदगी में अंधेरे को मिटाया है। उस सफ़र के बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अवसर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा जी से, और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। बहुत सारी जिम्मेवारियां नहीं हैं सर, एक बड़ा रूप है आपका। एक डॉक्टर भगवान होता है हमारे लिए, और आपने लाखों लोगों की जो अंधेरा था जीवन में उसे उजाले में बदला। वो सफ़र किस तरह से, क्योंकि और अभी भी वो जारी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने 1989 में अपना एमएस पूरा किया तो बाबा मसनाथ मठ में एक धर्मार्थ औषधालय चलता था। तो बाबा जी का संदेश आया, मैं उन्हें जानता नहीं था, पर उनका संदेश आया तो मैं चला गया उनसे मिलने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप यहीं रहो। कुछ नहीं, एक ही अचानक एक निगाह में उनकी और एक निगाह में मेरी, और हमने फैसला किया कि उस चिकित्सालय को अच्छे से चलाएंगे। और क्योंकि धर्मार्थ था तो 28 साल उसी धर्मार्थ चिकित्सालय में सेवा की लोगों की। लगभग 30 लाख से ज़्यादा लोगों को निःशुल्क देखा, 2.5-3 लाख से ज़्यादा सर्जरीज करी, और आनंद आया, खूब आनंद आया। और साथ साथ उनका मानना था कि हम एक विश्वविद्यालय भी बनाएं। तो उन 28 साल में एक विश्वविद्यालय 2012 में खड़ा किया। परंतु जब मुझे इस विश्वविद्यालय की जिम्मेवारी मिली तो मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि इतने लाखों लोगों की सेवा मैं करता आया हूँ, उसको कम से कम मुझे देखने की परमिशन दी जाए। तो ही वॉज काइंड इनफ, और उन्होंने मुझे ये परमिशन दी कि अलाउड टू सी पेशेंट्स। तो मैं उस कार्य को सुबह विश्वविद्यालय के समय के अलावा सुबह 5 बजे से शुरू कर देता हूँ और सुबह 8 बजे तक उस कार्य को करता हूँ। लगभग 100 से ज़्यादा मरीज़ों को रोज़ अभी भी ओपीडी के माध्यम से देखता हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे पूरे दिन की ऊर्जा वहीं से मिलती है। और वही आशीर्वाद हैं लोगों के, वही लोगों की मेरे प्रति भावनाएं हैं, उनका प्यार है जो बरसता है। और उसी के दम पर मैं पूरी अपनी, कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि इतने घंटे काम कैसे कर लेते हो, रात को 12:30 सोए, सुबह 4:30 उठ गए। तो मुझे लगता है कि मुझे ऊर्जा उसी कार्य से मिलती है, सेवा के कार्यों से मिलती है, और मैं निरंतर इस सेवा में बना रहना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि जैसे भारतीय अध्यात्म भी कहता है कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और मैं आपको बताऊं, मैं जब प्री मेडिकल में था अभी, तो मेरे फादर बिना चिकित्सा सुविधा के हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई। उस समय मैं भागता रहा कि कोई डॉक्टर मिले, कोई एम्बुलेंस मिले, नहीं मिल पाई। तो जाते जाते मेरे पिता का एक मेरे से वादा था कि तू डॉक्टर तो अब बन ही जाएगा, क्योंकि प्री मेडिकल में लगभग, क्योंकि टॉपर था, सबको पता था इसका एडमिशन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा डॉक्टर तो बन जाएगा, पर मेरे से एक वादा कर कि डॉक्टर बन के इसी देश में रहकर यहाँ के लोगों की सेवा करेगा, क्योंकि मेरी कुंडली में लिखा था 7 समंदर पार जाएगा। अच्छा जी। तो मेरे पिताजी कहने लगे कि तूने अपनी कुंडली को झुठलाना है और यहीं पर रहना है। और वो दिन का दिया वादा मैं भूला नहीं। अनेकों मौके आए जब मैं बाहर इस देश से जा सकता था, क्योंकि चिकित्सकों की कमी वहाँ भी थी और बहुत लोग जा रहे थे, पैसा भी था, परंतु सबको छोड़ते हुए मैंने यहाँ रहने का फैसला किया। और मुझे कोई भी कष्ट, कोई भी संताप या कोई भी गिला नहीं है, और मुझे बड़ा फ़क्र महसूस होता है कि मैं अपने पिता के बताए रास्ते पर चल रहा हूँ, और चलने का प्रयास ये निरंतर जारी रहेगा। क्योंकि जितनी पढ़ने की आदत थी उनकी, और जितना वो हमें पढ़ाते थे, और जब भी कभी जाते कि जेब में जितने पैसे बचते उतनों की किताबें लेके आते। अच्छा जी। हमारे घर की लाइब्रेरी इतनी विस्तृत लाइब्रेरी है और इतने सालों से चली आ रही है।
आपको पिछले 50 साल पुरानी किताबें भी उसमें मिलेंगी। और वो तब से उनका एक कंसेप्ट था कि भाई किताबों के बिना पुस्तकें आपकी बेस्ट कंपेनियन है। और जब ये आदत सबकॉन्शियसली मन में चलती चली गई तो निश्चित रूप से मैं भी अब जहाँ भी कहीं जाता हूँ पुस्तकें ज़रूर खरीद कर आता हूँ। और धीरे धीरे लेखन में भी रुचि बनी तो लिखने भी लगा। तो अब लगभग 20 से ज़्यादा पुस्तकें भी प्रकाशित की। महंत जी के ऊपर भी आपने किताब हाँ, और अभी कोरोना के समय में आंखों की रोशनी, आंखों को लेकर भी एक बड़ी अच्छी किताब है आपने। और मुझे लगा कि अभी कोरोना के समय में क्या करें, तो कोरोना के समय में मेरे को प्रेरणा मिली कि कोरोना में जो जो हो रहा है उसके ऊपर कविताएं लिखनी शुरू करी। तो एक बहुत अच्छा कॉम्पाइलेशन कविताओं का बन गया कोरोना के हर पहलू को लेकर। तो वो एक अभी महामहिम राज्यपाल जी ने, आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? जी, उसमें था कि जैसे रिश्तों पे थी कि रिश्तों की डोर में मांझा लगाते हैं, तो ऐसे करके जैसे गीता को गुनगुनाऊंगा, स्व की खोज में निकल जाऊंगा, इस तरह की अनेकों कविताएं उसमें मैंने लिखी। और हर ढंग से लिखी। डॉक्टर के साथ जाती हुई तो डॉक्टर्स के प्रति लिखा, डॉक्टर्स डे पर विशेष रूप से लिखा। इसी ढंग से जैसे मान लो डॉक्टर्स के लोगों ने निंदा की तो उस निंदा में भी कुछ ना कुछ मेरे को लगा कि भी ज्यादती हो रही है, तो उस ढंग से भी लिखा। फिर अभी आने का खतरा था, लोगों ने दोबारा से फिर से मार्केट में जाना शुरू कर दिया, फंक्शन शुरू कर दिए, तो मैंने लिखा कि खतरा अभी टला नहीं। तो कोरोना का जो अभी डर है वो अभी गया नहीं है, हमें उसका। तो इस ढंग से मैंने उन कविताओं की कंपाइलेशन की और अभी महामहिम राज्यपाल जी ने, हरियाणा ने उसका विमोचन किया। और ये 54 पोएम्स की कलेक्शन है। अभी जैसे अमृत महोत्सव चल रहा है तो मेरे को प्रेरणा मिली कि अमृत महोत्सव केवल स्वाधीनता सेनानियों का क्यों, तो मैंने हर ढंग से उसे रोज़ लिखना शुरू किया। तो अब लगभग 50 लेखों की एक श्रृंखला, और उनको 175 पूरे करके फिर उसको भी एक पुस्तक का रूप दूंगा। इस ढंग से मैंने प्रयास किए हैं कई। सबसे पहले मैंने एक यात्रा की मोती लिखी। जब बाबा जी के साथ जाता था यात्रा पे गाड़ी में, कुछ किस्से वो सुनाते थे, कुछ किस्से मैं सुनाता था, तो उन किस्सों के ऊपर पूरी एक पुस्तक लिखी जिसे यात्रा के मोती कहा। फिर प्रेरणा के दिए कि जहाँ जहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है, महापुरुषों के जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं कि मुसीबत से निकले, फिर संघर्ष किया, फिर कहीं ऊपर गए। तो इस ढंग की कहानियों की एक पुस्तक कलेक्शन करी कि हर महापुरुष के जीवन की वो रेयर चीज़ें क्या थी जिसने उन्हें महान बनाया, तो वो प्रेरणा के दिए लिखी। इस ढंग से ये सिलसिला चलता रहा। आपने प्रोफेशन की भी लिखी। आई केयर एक ऐसी पुस्तक है जो पूरे विश्व में पढ़ी जाती है। सिंपल छोटी छोटी बातें आँखों की देखभाल के लिए उसमें मैंने लिखी जो आम जन के काम आ सकें। फिर प्रोफेशनल्स के लिए भी किताबें लिखी मैंने। स्टूडेंट्स के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लिखी ऑप्थेल्मोलॉजी मेड इजी के सरलीकरण किया। मुश्किल भाषा, फॉरेनर्स की बुक्स थी अवेलेबल, इंडियन राइटर्स की बुक्स कम अवेलेबल थी, तो इंडियन राइटिंग में थोड़ी सिंपल इंग्लिश में ताकि उनको समझाने का प्रयास किया। आप देखेंगे कि हमारे बच्चे थोड़ा थोड़ा अंग्रेज़ी में कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए प्रयास किया ऐसे। तो ऐसे अनेकों प्रयास लिखने में भी अपने किए। मोटिवेशनल टॉक्स देने का सिलसिला एक चला। हाँ, वो हमने देखा है आपको, सेमिनार, वेबिनार, सभी जगह बड़ी प्रेरणा की स्रोत आप रहते हैं। और फिर गीता पे, गीता मनीषी मिले तो पूरी गीता पे आप देखें हमने 1000 से ज़्यादा एपिसोड आप लोगों के साथ। आप में बड़ी उपलब्धि है और ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक बड़ी नज़ीर ही नहीं, एक विरासत आप सौंपे जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत और बड़ी। उसमें गीता का पूरा वैचारिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक ढंग से उसको एक्सप्लेन किया स्वामी जी ने। और प्रश्नों में प्रश्न करते 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 सिलसिला बहुत लंबा हो गया जिसका पता ही नहीं लगा। नहीं, वो जीवन को सुलझाने वाले प्रश्न होते हैं आपके। बहुत सारी उलझनें रहती हैं आज के दौर में, लेकिन आप लोगों की उस वार्तालाप को सुन के बहुत सारी उलझनें खत्म होती हैं। ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। डॉक्टर साहब, आप शिक्षाविद तो हैं ही, लेखक भी हैं, और डॉक्टर तो ये लाखों आंखें अभी भी इस बात की गवाही देती हैं। खुद डॉक्टर मार्कंडे आहूजा को जब फुर्सत के क्षण मिलते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा बेहतर लगती है करना, बहुत अच्छा लगता है करना? क्योंकि ये तो हम आपकी जो जिस तरह की व्यस्तताएं हैं वो तो रहती हैं, इसके अलावा खुद के सुकून के लिए, बच्चों के साथ रहना, पत्नी के साथ रहना, अपनी माँ के साथ कुछ पल बिताना, तो मुझे बहुत सुकून देता है और बहुत अच्छा लगता है। और जब भी मुझे समय लगता है तो मैं यही काम करता हूँ कि सबको लेके कहीं ना किसी स्थान पे चले गए, वहाँ पर अपना बैठकर गपशप की। वहाँ जाकर भी कहीं नहीं इधर उधर जाना, आपस में गपशप करना।
और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। अब मेरी माँ 85 साल से ज़्यादा उम्र की हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। इतनी मैं कहूँगा कि चलती फिरती हैं, अपना खाना खुद बनाती हैं, परंतु हमारे लिए अभी भी प्रेरणा का स्रोत हैं। और मेरी पत्नी तो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चली हैं, डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, डॉक्टर अंजू, परंतु उन्होंने हमेशा मुझे हर एंडेवर में सपोर्ट किया। समय तो मैं उन्हीं का खाता हूँ, बिल्कुल ठीक बात। चाहे मैं लिखूं, चाहे मैं पढ़ूं, चाहे मैं कहीं बोलने जाऊं, परंतु समय तो उन्हीं लोगों का है। परंतु उन्होंने कभी इस चीज़ में कोताही नहीं बरती, ना ही कभी मुझे रोका, ना कभी मुझे टोका। मुझे खुली छूट दी कि अभी जो करना है अपने प्रोफेशन के लिए, अपने पैशन के लिए, वो ज़रूर करना चाहिए। और बच्चे भी मेरे दोनों, आप जानते हैं कि दोनों डॉक्टर्स बने। हालांकि मैंने नहीं कहा उन्हें कि तुम डॉक्टर्स बनो, बाय चॉइस मेरे और मेरे पत्नी के कार्य को देखकर बिटिया ने उनको देखा, गायनेकोलॉजी में चली गई, बेटे ने मेरे को देखा, वो ऑप्थेल्मोलॉजी में चला गया, आइज में चला गया। परंतु हमने उन्हें कभी नहीं कहा, परंतु उन्होंने स्वयं से, हम सब दोनों से प्रेरणा लेकर अपने अपने प्रोफेशन को चुना। और मुझे बड़ा फ़क्र है कि वो दोनों बहुत ही अच्छे अपने प्रोफेशन में अपने आप को साबित कर रहे हैं। और माँ बाप के लिए तो सबसे बड़ा घर यही होता है। मेरे पिताजी कोई घर नहीं बना पाए तो लोग उन्हें कहते थे कि अभी घर तो बना लो, तो वो कहते थे, हम 3 भाई थे, कि मेरे 3 घर बन रहे हैं, तो लोग कहते थे 3 तो मतलब घर भी उनके लिए हम ही थे, और हमारे लिए भी हमारे बच्चे ही घर है। जब वो अपने आप में मजबूत होंगे तो घर तो बनते रहते हैं, घरों की कोई चिंता नहीं है। निश्चित रूप से बड़ी बात कही है आपने कि जब औलाद एक अच्छा इंसान बन जाती है तो फिर करने की कुछ ज़रूरत नहीं। एक आखिरी में संदेश सर हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हैं, हमने तो आपको सुना भी है, चाहे वो गीता की जो आपकी चर्चा है वो है, चाहे वेबिनार हो, सेमिनार हो, और यहाँ जिस तरह के कार्यक्रम होते हैं। लेकिन अमूमन आज की स्थिति में ये है कि खासकर स्टूडेंट के लिए बहुत सारी उलझनें, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियाँ, मतलब वो अपने आप को उलझा सा महसूस करता है, कमज़ोर महसूस करता है। उनके लिए कुछ हो जाए। मुझे लगता है कि बस यही हमारी कमी है कि हम नकारात्मकता को देखते हैं। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, हम यही कृपा माने भगवान की कि हमारी आंखें देख पाती हैं, हमारे कान सुन पाते हैं, हमारी जिह्वा बोल पाती है, हाथ कार्य कर सकते हैं, पैरों से हम चल सकते हैं। ये क्या थोड़ी कृपा है? अगर हम उनकी तरफ देखें जिनके पाँव नहीं हैं, जिनके हाथ नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चों को नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जीवन नकारात्मकता से सकारात्मकता की यात्रा है। जीवन में कुछ भी नकारात्मक एज इट इज़ नहीं है, ये हमारी फीलिंग्स हैं। हमें अपने आप को सकारात्मक रखना चाहिए। और मैं तो बच्चों को जहाँ भी जाता हूँ बार बार यही कहता हूँ, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, हवाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। और ये हवा ही है व्यक्ति के अंदर की, जो व्यक्ति को छोटा या व्यक्ति को बड़ा बनाती है। और उस सोच को यदि हम सकारात्मक रखेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में हमें कोई कठिनाई नहीं आएगी तो हम उसे खुशी खुशी झेलते हुए जीवन की नैया में पार हो जाएंगे। क्या बात! ये देखिए बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कही है कि अमूमन हम जो कमियां होती हैं, खामियां होती हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान होता है कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है। लेकिन जो हमारे पास चीज़ें हैं, जो हमारे पास संसाधन हैं, जो ईश्वर ने दिया है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता और हम कहते हैं कि इसलिए हम नाकामयाब हो गए। तो आप जैसा कहा है सर ने कि अपनी कमियों की बजाय अपने सकारात्मक पहलू को देखिए। बहुत अच्छा लगा सर, बेहद शुक्रिया। थैंक यू सोलंकी जी, आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।